गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एल्कोहल फिनल ईथर के लास्ट पार्ट में आ गए। ईथर टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ईथर क्या होते हैं? तो ईथर में भी क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन ही होता है, अर्थात ईथर में ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह से संतुष्ट होती है, तो उसे आप ईथर या एल्कोक्सी एल्केन कहेंगे। ओके, देखिए ईथर क्या है। तो ईथर में क्रियात्मक समूह क्या बताया गया? ऑक्सीजन, क्रियात्मक समूह इसके अंदर हम क्या लेके जाएंगे? ऑक्सीजन। ईथर किसे कहेंगे? तो डेफिनेशन हो गई, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजक, ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 2। द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु से 2 एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से 2 एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं। ईथर या एल्कोक्सी एल्केन कहलाते हैं। ओके, सबसे पहले हम डिजाइन करने वाले हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो। इसको लिखेंगे CnH2n प्लस 2O। जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n प्लस 2O। हम देखेंगे कि इसमें n का मान 2 होगा कम से कम, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं हैं, उनसे कार्बन जुड़ा होगा। तो n की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे? 2 लेके चलेंगे। ये कहेंगे इफ n इक्वल टू, तो फॉर्मूला हो जाएगा C2H6O, और इसके एग्जाम्पल के रूप में जो बनेगा वो हम कह सकते हैं ये ऑक्सीजन है, इसकी 2 संयोजकताएं हैं। ओके, यदि इधर एल्किल समूह जोड़े एक कार्बन वाला तो CH3, और इधर जोड़ेंगे तो भी CH3। ये हो गया। सामान्य हम इसे ROR कहते हैं ईथर को, जहां आप कह सकते हो RR क्या है? R तथा R डैश एल्किल या एरिल समूह, R तथा R डैश समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। सबसे पहले कहेंगे कि ईथर किसके व्युत्पन्न बने हुए हैं। देखिए, वाटर का फॉर्मूला क्या लेके चलते हो? HOH, और ईथर का फॉर्मूला क्या है? ROR। ये ईथर है और HOH क्या है? वाटर है। क्या अंतर है? इन H की जगह पर आपने क्या लिखा है? R लिखा है। तो आप कह सकते हो R जोड़ दें
दो R जोड़ दें और दो H निकाल दे तो क्या बन जाएगा, ईथर। अर्थात ईथर जल के डाई एल्किल, H की जगह पे क्या है, दो R आए तो कहेंगे ईथर जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। एक तो ये लाइन कि वाटर का फॉर्मूला HOH होता है, यहां से दो H निकाल कर दो R जोड़ दिए तो नाम हो गया ईथर जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। ओके, एक और कहा गया है कि ईथर एल्कोहल के एनहाइड्राइड होते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, ईथर एल्कोहल के एनहाइड्राइड होते हैं। क्या कहना चाह रहा है, एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, तो ये कह रहा है कि एल्कोहल के दो अणु ले ले और हीट कर दें। टेम्परेचर मैंने ले लिया 413 के लिए, रिएक्शन पड़ी हुई है हमारी निर्जलीकरण। तो हमने क्या देखा, दो अणु में से, एल्कोहल के दो अणु में से एक जल के अणु का निष्कासन हो जाता है तो क्या बनेगा रिएक्शन में, CH3 CH2O, O के साथ CH2 CH3। दिस प्रोडक्ट नेम इज ईथर, डाई एथिल ईथर। आप कह सकते हो ईथर एल्कोहल के एनहाइड्राइड कैसे हुए, तो ईथर एल्कोहल के दो अणुओं में से कितना जल का अणु निकला, एक जल के अणु के विलोपन से बनते हैं। तो ईथर कैसे बनेंगे, एल्कोहल के दो अणु हैं, उनमें से एक जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा तो क्या बनेंगे, ईथर बनेंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर का वर्गीकरण, ईथर दो प्रकार के होते हैं, सरल ईथर, मिश्रित ईथर। आप कहेंगे सिंपल ईथर या सम्मित ईथर। सेकंड दिया गया मिक्स्ड ईथर या असम्मित ईथर। सबसे पहले हम डिजाइन करने वाले हैं कि ईथर का क्रियात्मक समूह क्या है, O। यदि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान समूह से पूर्ण हो तो उसे कहेंगे सरल ईथर। दोनों तरफ क्या हो, R, एक जैसे R हो, मतलब ये कहना चाह रहे हैं CH3 इधर जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन के इधर भी क्या होगा, CH3। यदि इधर ऑक्सीजन की तरफ C2H5 जुड़ा हो तो इधर भी ऑक्सीजन की तरफ क्या होगा, C2H5। अर्थात दोनों तरफ सेम समूह है तो उसे सम्मित या सरल ईथर कहेंगे। डिफरेंट मिक्स्ड, ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं दो अलग अलग समूह से संतुष्ट होती है तो उसे मिक्स्ड ईथर कहेंगे। देखो एक तरफ हम जोड़ देते हैं CH3 तो एक तरफ जोड़ दिया मैंने C2H5, दोनों अलग अलग हो गए। एक तरफ मैंने जोड़ दिया CH3 और एक तरफ मैंने जोड़ दिया फेनिल समूह C6H5, तो ये क्या हो गया, मिश्रित ईथर हो गया। अब थोड़ा सा नामकरण करते हैं, कॉमन नाम। कॉमन नाम के लिए फॉर्मूला है हमारे साथ लिखना, डाई एल्किल
इथर, ये लेके चले। तो दोनों आर का नाम पहले CH3 को क्या करेंगे, मेथिल, कितने जुड़े, 2, तो कहेंगे डाई मेथिल इथर। इधर देखो दोनों आर ये भी सेम ही है, सरल इथर है। C2H5 को कहेंगे एथिल, तो नाम हो जाएगा डाई एथिल इथर। इसमें आओ, जब दोनों आर अलग अलग हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे। इसका क्या है, मेथिल कहां से चालू होता है, M से, एथिल कहां से चालू होता है, E से। अंग्रेजी में कौन पहले आ रहा है, E, तो क्या लिखेंगे, एथिल मेथिल इथर। इधर आए, CH3 को मेथिल, C6H5 को फेनिल, फेनिल आता है P से, तो अंग्रेजी वर्णमाला में M आएगा पहले, P आता है बाद में, तो नाम लिखेंगे मेथिल फेनिल इथर। तो ये हमने इथर को 2 प्रकार से डिजाइन कर दिया। अब हम कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर सबसे पहले डिजाइन करने वाले कॉमन नेम। कॉमन नेम भी एक करेंगे सिंपल ईथर का और एक करेंगे मिक्स्ड ईथर का। सिंपल के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो, ROR, और मिक्स के लिए लिखते हो ROR डैश। ओके, तो जब दोनों आर सेम हो तो लगाएंगे डाई, नाम लिखेंगे डाई एल्किल, और अनुलग्न लास्ट में क्या लगा देंगे, इथर। मिक्स्ड ईथर की क्या बता रहा है कि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों, ये दोनों है, एक ये और एक ये, दोनों एल्किल समूह को अंग्रेजी वर्णमाला में लिखकर, ये बता रहा है कि कौन सा एल्किल समूह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आ रहा है, उसको पहले लिखेंगे, बाद में आने वाले को बाद में लिखकर अंत में अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, ईथर लगाते हैं। अभी अपन ने नामकरण किया मिक्स ईथर का, वैसे ही करेंगे। अब बात आ गए IUPAC नाम। IUPAC नाम एक ही रखा गया, एल्कोक्सी एल्केन। जो हमने लिखा ना एल्कोक्सी, ये एक तरह से सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। ओके, तो एल्कोक्सी किसे कहेंगे, तो ये कह रहा है भाई इस OR को एल्कोक्सी मानूं या इस OR को एल्कोक्सी मानूं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु छोटे एल्किल समूह के साथ होता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो R जुड़ा हुआ है उसमें कौन से R के पास कार्बन परमाणु की संख्या कम है, उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ेंगे
और उसका नाम क्या लिख देंगे, एल्कोक्सी, जिसे एल्कोक्सी कहते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम ले रहे हैं इसकी एक इंडेक्स, नोमेनक्लेचर की इंडेक्स ले रहे हैं। इधर ले रहे एग्जाम्पल, इधर कॉमन नेम और इधर आ जाएगा IUPAC नेम। सबसे पहले हम करें सिंपल ईथर, और फिर बात करेंगे मिक्स्ड ईथर। ओके, सिंपल का अर्थ हो गया ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं दो समान एल के समूह से जुड़ी है। तो ये लिखा मैंने CH3O CH3, दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, या C2H5O C2H5, दोनों तरफ समान। ओके, मिक्स का दोनों आर अलग अलग हो, एक ये ले लेता हूं, दोनों आर अलग अलग है, इधर मेथिल इधर एथिल, और ले लें थोड़ा सा, 3 कार्बन का ले लिए इधर, और ले लें, इसको साखित कर लूं प्रोपिल समूह को, इट्स मीन आइसोप्रोपिल बना दूं, वाई पैटर्न का हो गया। ये ले लें रिंग, या ये ले लो C2H5O रिंग। ये हमारे पास एग्जांपल्स है। सबसे पहले कॉमन नाम लिख रहे हैं सिंपल ईथर, क्या लिखेंगे, डाई एल्किल ईथर, CH3 को कहेंगे मेथिल, तो नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। ये भी कॉमन है, दोनों आर एक जैसे हैं। C2H5 को कहेंगे एथिल, नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। इधर देखो मिक्स्ड है, ये वाला CH3, ये वाला C2H5। क्या करना है, दोनों एल्किल समूह को कौन से क्रम में देखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर अंत में क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न ईथर। तो ये होगा एथिल मेथिल, ये होगा एथिल, ये पहले आता है तो लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर। इधर देखो ये मेथिल और ये 3 कार्बन का हो गया प्रोपिल P से, तो पहले M आता है, क्या लिखेंगे, मेथिल प्रोपिल ईथर। ये देखो ये हो गया मेथिल और ये हो गया आइसो। तो पहले कौन आ रहा है, आई पहले आ रहा है M से, तो लिखेंगे आइसो प्रोपिल मेथिल ईथर। आई नाम पहले आता है यहां से, आइसो यूनिट हो गई है। ये वाला देखो, ये मेथिल और ये हो गया C6H5, तो पहले कौन आएगा, M पहले आता है, P बाद में आता है, तो लिखेंगे मेथिल फेनिल ईथर। इसको देखो, E पहले आता है P से, एथिल फेनिल ईथर, ये हो गया कॉमन नाम। अब बात करेंगे आईपीसी नेम। आईपीसी नेम में बताया ईथर में ऑक्सीजन छोटे समूह के साथ जुड़ रहा है, तो देखो यहाँ कंडीशन सेम है भाई, ये देखो ये छोटा ही है, दोनों तरफ सेम है तो ये छोटा ही है। इस ग्रुप को क्या कहेंगे, OCH3 को हो जाएगा मेथोक्सी, एक कार्बन को कहेंगे मेथ प्लस ए मेथेन, मेथोक्सी मेथेन। ये वाला देखो दोनों सेम है, ये मैंने लिया C2H5O को कहेंगे एथोक्सी, 2 कार्बन का हो गया, एक प्लस एन एथेन। एथोक्सी एथेन। इधर आइए, आप देखो यहाँ पर इधर कितने कार्बन,
2, इधर कितना है 1, तो 1 के साथ जाएगा, छोटे ग्रुप के साथ जाएगा O, इसको कहेंगे मेथॉक्सी। कितने कार्बन की चेन? 2 की। एथेन, ये देखो, यदि इसकी बात करें सेम हियर, छोटा ग्रुप CH3 हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी प्रोपेन। ओके, ये देखिए, ये छोटा ग्रुप तो आ ही जाएगा, ये तो ये चेन हो गई। ब्रांच, ब्रांच में नंबरिंग को कितने कार्बन की बना सकते हो? 1 2 3। मैंने आपको बताया जो एल्कोक्सी नाम है ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, तो प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है? 2 पर, तो लिखेंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये देखो, ये बेंजीन 6 कार्बन की चेन हो गई एक तरह से इधर, तो ये छोटा ग्रुप ये हो गया मेथॉक्सी, और ये हो गया बेंजीन। ये वाला एथॉक्सी बेंजीन, इसका जो नाम डाला गया है कॉमन नाम एनिसोल, इसका जो कॉमन नाम और आईपीसी नेम सेम है, फेनिटोल। तो हमने ये ईथर का नामकरण कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधियां। ये अपना टॉपिक, ईथर बनाने की विधियां। 2 विधियां डिस्कस है, एक लेबोरेटरी मेथड, एक इंडस्ट्रियल मेथड। नंबर 1, प्रयोगशाला विधि। और ये प्रयोगशाला विधि दी गई वैज्ञानिक विलियम्स के द्वारा, जिसका नाम रखा गया विलियम्स सतत ईथरीकरण विधि। देखिए क्या है, ये रिएक्शन हम पढ़ के भी आ गए कि यदि एथेनॉल को 413 केल्विन पर आप हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। वही रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं हम। रिएक्शन ये हमारे पास CH3CH2OH, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें, टेम्परेचर 413 केल्विन, रिएक्शन प्रेजेंस ले गई सांद्र H2SO4। जब 2 रिएक्टेंट इसके रिएक्शन करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा? रिमूव होगा। क्या बनेगा यहाँ पर? CH3 CH2O CH2 CH3, ये और ये दोनों सेम है तो लिखेंगे डाई एथिल ईथर। सतत सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ईथर का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, तो सतत ईथरीकरण नाम रखा गया। इसके लिए मैकेनिज्म देखें तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है।
देखो, सबसे पहले एथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराओ? कंस्टेंट H2SO4 के साथ करवाते हैं। टेम्परेचर रखेंगे 373 केल्विन, 100 डिग्री सी। तो यहां से आप क्या होगा, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, एथेनॉल और कंस्टेंट H2SO4 से रिएक्ट होगा तो क्या निकलेगा? H2, और क्या बोलेंगे हम, देखो CH3 CH2, ये पूरा सिस्टम हो गया HSO4, इसको कहेंगे एथिल, H को कहेंगे हाइड्रोजन, और ये SO4 को प्राप्त कर दिया आपने सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से और हो जाए, सॉरी एथेनॉल से और हो जाए, तो देखो क्या होने वाला रिएक्शन में, और टेम्परेचर रखेंगे 413 केल्विन। तो यहां से आप क्या निकाल देंगे, रिएक्शन में किसने पार्टिसिपेट किया था? H2SO4 ने। तो सेकेंड स्टेप में H2SO4 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2SO4। ये तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि विलियम्स सतत स्थिरीकरण क्या है? तो आप याद रखेंगे, सतत स्थिरीकरण का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया 413 केल्विन पर करवाएंगे तो क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर बनता है। इसका एक डायग्राम भी देखना चाहते हैं, लेबोरेटरी मेथड एग्जाम में पूछा जाता है कि नामांकित चित्र बनाइए विलियम्स सतत स्थिरीकरण का। तो देखिए, सबसे पहले बता रहे राउंड फ्लास्क ले लें। ये ओके, इसे बालू स्मक पर रख दिया गया है और यहां पर एक जाली लगाकर इस बर्नर के ऊपर इसको सेट कर दिया गया है। इसके अंदर ये बालू स्मक है, अर्थात इसमें बालू मिट्टी रखी गई है, और बालू मिट्टी गर्म होने पर इस फ्लास्क को गर्म किया जाएगा। यहां पर मैंने एक थिसल कीप लगा रखी है, जिसके अंदर एथेनॉल लिया गया है। इस बिकर में आप कंस्टेंट H2SO4 लिया गया है जो 1 वॉल्यूम है, इसमें 2 वॉल्यूम लिया गया है, इसकी तुलना में ये डबल लिया गया है, और रिएक्शन की टेम्परेचर नोट करने के लिए यहाँ पर आपने थर्मामीटर लगा रखा है। ओके, इसको हमने संमित्र से जोड़ रखा है। जिसमें वाटर का फ्लो रहता है। इसको भी स्टैंड पर सेट कर दिया है। ओके, और यहां हमने
ग्राही फ्लास्क लगा रखा है जिसमें बनने वाली ईथर यहां एकत्रित होगी। इस फ्लास्क को हमने वाटर और आइस के अंदर रख रखा है। ओके, क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसके अंदर 1 वॉल्यूम, एक आयतन क्या रख लेंगे? कंस्टेंट H2SO4 रखेंगे और यहाँ पर 2 आयतन इसके अंदर एथेनॉल डाला गया है और यहां से इसे इन दोनों की रिएक्शन करवाई जा रही है। नीचे से हमने क्या किया है? बालू स्मग के ऊपर इसको सेट करके आपने बर्नर चालू किया है और टेम्परेचर कितना केल्विन रखने वाले हैं? 413 केल्विन रखेंगे। जैसे टेम्परेचर 413 केल्विन हो जाएगा, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगी? ईथर बनेगी। ईथर की वेपर बनेगी। वेपर जब इस संघनित्र से गुजरती है तो वो किस में बदल जाएगी? लिक्विड में, और इस ग्राइम फ्लास्क में एकत्रित होती जाएगी और इस ग्राइम फ्लास्क को किस में रखना है? वाटर और आइस में। इस प्रकार आप लेबोरेटरी में ईथर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम बात करेंगे अदर मेथड्स। अदर मेथड में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एथेनॉल का यदि डिहाइड्रेशन करवा दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड एल्यूमिना तो भी आप ईथर बना सकते हैं। देखिए, निर्जल Al2O3 द्वारा एथेनॉल का निर्जलीकरण से देखिए, ये कह रहा है कि यदि एथेनॉल की रिएक्शन एनहाइड्राइड एल्यूमिना की प्रेजेंस में 523 केल्विन पे करवा दी जाए तो 2 एथेनॉल अणु में से एक वाटर के अणु का निष्कासन होगा और बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3। टेम्परेचर ध्यान में रखेंगे, 523 केल्विन पर ये रिएक्शन हुई, तब हमें डाई एथिल ईथर बना है और यही रिएक्शन यदि टेम्परेचर हम 653 केल्विन कर देंगे तो ईथर न बनकर क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। रिएक्शन देखो, एनहाइड्राइड Al2O3 टेम्परेचर 653 केल्विन ले लेंगे तो यहां में एक ही अणु में से वाटर के अणु का निष्कासन होगा तो क्या बनेगा? CH2 डबल बंद CH2 H2O क्या बनी? एथी। तो ये रिएक्शन भी एथेनॉल का निर्जलीकरण जो निर्जल Al2O3 की प्रेजेंस में करवाया गया है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि 523 केल्विन रखेंगे तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा और यदि टेम्परेचर 653 केल्विन रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? एथिल। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया है एथिल आयोडाइड तथा शुष्क एथिल आयोडाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके भी आप ईथर बना सकते हैं। एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या लिखने वाले?
C2H5I। रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड जिसे कहूंगा AgOAg। रिएक्शन करवा दें ICH2CH3। तो क्या देख रहे हैं आप, AgI तो क्या निकाल देंगे, 2AgI निकाल देंगे रिएक्शन में। और अब क्या बच गया रिएक्शन में, C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर। ओके, थैंक यू मिच। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि के बारे में डिस्कस करेंगे।